प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर चल रहा था 6 कार्य ऊर्जा शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति की भाग 4 हो गई और चौथे भाग में अपन ने स्थितिज ऊर्जा कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी थी। और कार्य ऊर्जा शक्ति के भाग 5 में आज का टॉपिक है संरक्षी बल। संरक्षी बल। संरक्षी बल ऐसे बल जिनके प्रभाव में वस्तु को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता। ऐसे बल जिनके प्रभाव में वस्तु को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता, उन बलों को क्या कहते हैं? संरक्षी बल कहते हैं। और संरक्षी बलों के उदाहरण एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। तीसरा है अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल। ये इसके क्या हैं? उदाहरण है। संरक्षी बल के उदाहरण हो गए गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल और अभिकेंद्री बल। बात करें, कोई अहम द्रव्यमान की वस्तु है, वो पृथ्वी धरातल पर स्थित है। ये पृथ्वी धरातल है और पृथ्वी धरातल से अहम द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक विस्थापित करने में हमें गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ये ऊंचाई कितनी हो गई? h। ठीक है, तो यहां पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर mgh। एक पद तो ये हो गया। दूसरा, इसी वस्तु को ये h1 ऊंचाई यहां से यहां ले गए, फिर क्षैतिज दिशा में चले, फिर ये h2 ऊंचाई और फिर ये वापिस। ये h3। ये h बराबर h1 प्लस h2 प्लस h3 mgh आ गया। ठीक है, mgh आ गया। यहां से यहां h1 ऊंचाई, परिभाषा क्या थी? ऐसे बल जिनके प्रभाव में वस्तु को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता। जैसे ऊंचाई बराबर है, इस केस में भी ऊंचाई बराबर है, लेकिन पथ क्या है? अलग अलग है। और दोनों पथों में कार्य का मान क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ फर्स्ट पथ में W1 बराबर mgh1, h1 ऊंचाई तक विस्थापित करने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W1 बराबर mgh1। यहाँ से इस क्षैतिज पथ पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन और गुरुत्वीय बल दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। फिर h2 विस्थापन में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W2, ये एक W2 बराबर mgh2। यहाँ से इस पथ पर ले जाने में फिर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि गुरुत्वीय बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। और 90 डिग्री का कोण होगा तो ये समीकरण 2 हो गई, ये 3 हो गई। W3 बराबर mgh3 और ये समीकरण कितनी हो गई? 4 हो गई। यहां पर शून्य, यहां पर शून्य। और कुल कार्य W डैश, कुल कार्य W डैश बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। W1
प्लस W2 प्लस W3, W डैश बराबर MgH1 MgH2 MgH3, W डैश बराबर Mg कॉमन H1 प्लस H2 प्लस H3, और H1 प्लस H2 प्लस H3 बराबर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो W डैश बराबर MgH, और MgH किसके बराबर है, W के बराबर है। अर्थात दोनों पथों पर किए गए कार्य का मान क्या है, समान है, इसलिए गुरुत्वीय बल है वो कैसा बल है, संरक्षी बल है। तो संरक्षी बल की परिभाषा पहले क्या होगी, ऐसे बल जिनके प्रभाव में वस्तु को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर करता है, तो उसे क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। ये प्रथम परिभाषा अपनी थी। 3 परिभाषाएं यहां हैं। द्वितीय परिभाषा, द्वितीय परिभाषा में ऐसे बल जिनके प्रभाव में वस्तु को एक पूर्ण चक्र घुमाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ऐसे बल जिनके प्रभाव में वस्तु को एक पूर्ण चक्र घुमाने में किए गए कार्य का मान शून्य होता है, उन्हें कौन से बल कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। ठीक है, जैसे H1 ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर MgH1 गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, और वापस आएगा तो विस्थापन की दिशा बदल गई, इसलिए कार्य का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। एक तरफ धनात्मक, जितना धनात्मक कार्य होगा H ऊंचाई तक जाने में, वापस आने में उतना ही क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य हो जाएगा, और कुल कार्य का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल कैसा बल है, संरक्षी बल है। और अभिकेंद्री बल, जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति करती है तो किए गए कार्य, अभिकेंद्री बल द्वारा किए गए कार्य का मान शून्य होता है, जो हमने इस चैप्टर की शुरुआत में भी पढ़ा था। इसका मतलब एक पूर्ण चक्र में किए गए कार्य का मान शून्य होता है, तो अभिकेंद्री बल भी कैसा बल है, संरक्षी बल है। ये दूसरी परिभाषा। तृतीय परिभाषा, ऐसे बल जिनके प्रभाव में वस्तु को एक पूर्ण चक्र घुमाने में उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। ऐसे बल जिनके प्रभाव में वस्तु को एक पूर्ण चक्र घुमाने में उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, तो वो बल क्या कहलाते हैं, संरक्षी बल कहलाते हैं। एग्जाम्पल ये है गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल, अभिकेंद्री बल। W बराबर डेल्टा के, किए गए कार्य का मान शून्य होता है, तो डेल्टा के का मान भी क्या होगा, 0 होगा। और डेल्टा के का मान 0 होगा तो के एफ माइनस के आई बराबर 0। इसका मतलब के एफ बराबर के आई, प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी, समान होगी, अर्थात गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। असंरक्षी बल की बात करें हम, असंरक्षी बल, असंरक्षी बल क्या है, प्रथम परिभाषा उसका उल्टा है। जो संरक्षी बल में होता है वो असंरक्षी में नहीं होगा, और जो असंरक्षी में होता है नहीं होता वो असंरक्षी में होगा। प्रथम परिभाषा, प्रथम परिभाषा संरक्षी बल की क्या थी, ऐसे बल जिनके प्रभाव में वस्तु को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित करने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। और असंरक्षी बल में ऐसे बल जिनके प्रभाव में वस्तु को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर करता है। किए गए कार्य का मान किस बात पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। उदाहरण है इसके, घर्षण बल, शान बल, अवमंदन बल, ये सब क्या है, असंरक्षी बल है। असंरक्षी बल की दूसरी परिभाषा, द्वितीय परिभाषा में
द्वितीय परिभाषा। सेकंड, ऐसे बल जिनके प्रभाव में वस्तु को एक पूर्ण चक्कर घुमाने में किए गए कार्य का मान शून्य नहीं होता, जबकि संरक्षी बल में क्या होता है, शून्य होता है, और असंरक्षी बल में शून्य नहीं होता। ठीक है, तो द्वितीय परिभाषा क्या होगी, ऐसे बल जिनके प्रभाव में वस्तु को एक पूर्ण चक्कर घुमाने में किए गए कार्य का मान शून्य नहीं होता। तृतीय परिभाषा, ऐसे बल जिनके प्रभाव में वस्तु को एक पूर्ण चक्कर घुमाने में उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य नहीं होता, अर्थात W बराबर डेल्टा के बराबर नॉट इक्वल टू 0, अर्थात प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा समान नहीं होती, अलग अलग होती है, उसमें परिवर्तन होता है। KI नॉट इक्वल टू KF, या तो वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है। ये संरक्षी और असंरक्षी बल हुए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्जाम में भी, नीट हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, NDA हो, उनमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं, और उस टॉपिक का नाम है गतिज ऊर्जा तथा रे के संवेग में संबंध। काफ़ी बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, रे के संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, नीट हो, एयरफोर्स, नेवी, NDA। रे के संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। रे के संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। रे के संवेग क्या, किसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग v के गुणनफल को रे के संवेग कहते हैं, और इसे p से व्यक्त किया जाता है। तो रे के संवेग p बराबर mv, p बराबर mv, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर p स्क्वायर बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर, और दोनों तरफ 2m से भाग दे दें, p स्क्वायर बाई 2m बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m, m से m कैंसिल, बराबर 1/2m v स्क्वायर, और p स्क्वायर बाई 2m बराबर 1/2m v स्क्वायर बराबर k। एक रिलेशन तो ये आ गया। तो k बराबर p स्क्वायर बाई 2m, k बराबर p स्क्वायर बाई 2m। फिर दूसरा रिलेशन p स्क्वायर बराबर 2mk और p बराबर √2mk। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, एक ही वस्तु की रे के संवेग उसकी गतिज ऊर्जा की वर्गमूल के समानुपाती है। अगर वस्तु एक है तो उसका द्रव्यमान नियत रहेगा,
और द्रव्यमान नियत रहेगा, 2 नियत है ही, तो एक ही वस्तु का रेखीय संवेग उसकी गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के समानुपाती होता है। गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, गतिज ऊर्जा को बढ़ाकर 4 गुणा कर दिया जाए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को बढ़ाकर कितना गुणा कर दिया जाए, 4 गुणा कर दिया जाए, तो उसका रेखीय संवेग दुगुना हो जाएगा। इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P2/P1 बराबर √K2/K1। अगर K2 का मान K1 का 4 गुणा है तो 4 K1 से K1 कैंसिल √ होकर 2 आ जाएगा, तो P2 बराबर 2 P1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, यदि गतिज ऊर्जा नियत हो, यदि K बराबर नियत, K बराबर नियत, 2 नियत, तो P समानुपाती √m, P समानुपाती √m। इस बात का अर्थ क्या हुआ, यदि 2 भिन्न द्रव्यमान वाले वस्तुओं की गतिज ऊर्जा नियत हो तो उनका रेखीय संवेग द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। यदि 2 भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान हो तो उनका रेखीय संवेग उनके द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। इसका मतलब है यहां पर P2/P1 बराबर √m2/m1, √m2/m1। ओके, ये हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, यदि रेखीय संवेग नियत हो, यदि रेखीय संवेग नियत हो, रेखीय संवेग नियत हो अर्थात P बराबर नियत कांस्टेंट, P बराबर नियत, P नियत तो K व्युत्क्रमानुपाती M, K व्युत्क्रमानुपाती M, K व्युत्क्रमानुपाती M। इसका मतलब क्या है, 2 भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं की गतिज ऊर्जा नियत हो, 2 भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं की गतिज ऊर्जा नियत हो, नहीं सॉरी रेखीय संवेग, 2 भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं का रेखीय संवेग नियत हो तो उनकी गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। या दूसरे शब्दों में यह कहूं कि 2 भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं की गतिज रेखीय संवेग नियत है तो अधिक द्रव्यमान वाले कण की गतिज ऊर्जा कम या कम द्रव्यमान वाले कण की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट अब टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो अपन क्वेश्चन करेंगे। हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका रेखीय संवेग, उसका रेखीय संवेग कितना गुना हो जाएगा,
हो जाएगा, तथा रे के संवेग में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? ओके, वस्तु है, एक ही वस्तु है तो उसका द्रव्यमान नियत है, और द्रव्यमान नियत तो आंसर P बराबर √2m के, 2 कांस्टेंट और m कांस्टेंट, तो P समानुपाती √ के, P समानुपाती √ के। अब यहां पर अपने को क्या दे रखा है कि गतिज ऊर्जा कितनी गुणी हो जाए? 4 गुणी, K2 बराबर 4K1 सिंस, इसलिए P2 बाई P1 बराबर √K2 बाई K1 बराबर 4K1 बाई K1, K1 से K1 कैंसिल, और √4 बराबर क्या? 2। P2 बराबर 2P1। रे के संवेग है वो प्रारंभिक रे के संवेग का दुगुना हो जाएगा, प्रारंभिक रे के संवेग का दुगुना हो जाएगा, और प्रतिशत परिवर्तन P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100, P2 का मान 2P1 माइनस P1 बट्टा P1 इंटू 100। अब ऊपर क्या बच गया यहाँ? P1 बट्टा P1 इंटू 100, P1 से P1 कैंसिल, 100% आ गया। तो संवेग में प्रतिशत परिवर्तन 100%, और संवेग कितना गुना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रोटॉन तथा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा समान है, गतिज ऊर्जा समान है, तो रे के संवेगों की निष्पत्ति होगी। निष्पत्ति का मतलब क्या है? अनुपात होगी, निष्पत्ति होगी। यहां पर क्या है? के नियत है, के नियत है तो P समानुपाती √m हो गया। P बराबर आंसर √2m के। गतिज ऊर्जा के बराबर नियत, तो P समानुपाती √m, P समानुपाती √m। यहां पर ये P2 बाई P1 बराबर √m2 बाई m1, ये हो जाएगा। या पहले प्रोटॉन है तो P1 बाई P2 ऐसे कर दो, P1 बाई P2 बराबर √m1 बाई m2। m1 किसका द्रव्यमान? प्रोटॉन का द्रव्यमान। m2 अल्फा कण का द्रव्यमान। चूंकि अल्फा कण का द्रव्यमान m2 बराबर 4 गुणा होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुणा होता है, इसलिए P1 बाई P2 प्रोटॉन का संवेग बट्टा अल्फा कण का संवेग बराबर m1 बट्टा 4m1, ये से कैंसिल, 1/2 क्या हो गया? 1/2 हो गया, 1:2 आ गया। तीसरा, हाँ
क्वेश्चन थर्ड, किसी वस्तु का रेखीय संवेग 3 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? हो जाएगी। तथा गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? हाँ, रेखीय संवेग 3 गुना हो जाए, आंसर P2 बराबर 3P1। तो गतिज ऊर्जा और इसमें रिलेशन P बराबर समानुपाती अंडर रूट के होता है, तो K समानुपाती या P स्क्वायर समानुपाती के, P स्क्वायर समानुपाती के, K1 K2 बाई K1 बराबर P2 बाई P1 का होल स्क्वायर, 3P1 बट्टा P1 का होल स्क्वायर, कैंसिल, बराबर 9, K2 बराबर 9K1। गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन, अंतिम गतिज ऊर्जा K2, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा K1 बाई K1 इंटू 100, 9K1 माइनस K1 अपॉन K1 इंटू 100। 9K1 में से K1 घटाओगे तो 8K1 बट्टे में K1 इंटू 100, और K1 से K1 कैंसिल, उत्तर कितना आ गया? 800% आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 800%। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग समान है, तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। चलो, रेखीय संवेग समान होता है तो गतिज ऊर्जा K बराबर P स्क्वायर बाई 2m, P नियत, तो K व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया? M, K व्युत्क्रमानुपाती M, K2 बाई K1 बराबर M2 बाई M1, नहीं M1, K1 बाई K2 कर दो, चलो K1 बाई K2 बराबर M2 बाई M1, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। पहला कण क्या है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन।
मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला कण क्या बताया अपन ने, प्रोटॉन, दूसरा कण क्या, इलेक्ट्रॉन। तो पहला दूसरा कण इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो K1 बाई K2 बराबर Me 1836 Me से Me कैंसिल, और दोनों का अनुपात क्या आ गया, 1:1836। ठीक है, इसका मतलब किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा K2 बराबर 1836 K1, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा की 1836 गुना होगी। ओके।